3 जनवरी 2026 एक ऐसी तारीख जिसने दुनिया को हिला कर रख दिया। उस दिन सबने देखा कि कैसे एक विदेशी ताकत ने एक संप्रभु देश के नेता को पकड़ लिया। ये एक ऐसी घटना थी जिसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सारे नियम हमेशा के लिए बदल दिए। तो चलिए बात करते हैं अमेरिकी सेना के उस ऑपरेशन की जिसका कोड नेम था ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। इसी ऑपरेशन के तहत वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ा गया था। आइए इसकी पूरी कहानी को करीब से समझते हैं। ये ऑपरेशन इतनी तेजी और सटीकता से किया गया कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। सोचिए, खुफिया जानकारी जुटाने से लेकर मादुरो के अमेरिकी जमीन पर उतरने तक सब कुछ बस कुछ ही घंटों में हो गया। इसकी तैयारी महीनों पहले शुरू हो चुकी थी, जब CIA ने मादुरो की हर एक हरकत पर नजर रखनी शुरू कर दी थी। तो इस पूरे ऑपरेशन को जमीन पर अंजाम देने के लिए कितने लोग थे? कराकस में लगभग 200 अमेरिकी सैनिक शामिल थे। और हैरान करने वाली बात यह थी कि इस ऑपरेशन में एक भी अमेरिकी सैनिक की जान नहीं गई। हाँ, 7 लोग घायल जरूर हुए थे। ये अमेरिकी सेना की प्लानिंग और ताकत का एक बड़ा प्रदर्शन था। लेकिन हर ऑपरेशन की एक कीमत होती है और इस सफल अभियान की भी एक मानवीय कीमत चुकानी पड़ी। वेनेजुएला के 24 से ज्यादा सुरक्षा अधिकारी और कम से कम 2 आम नागरिक मारे गए। इतना ही नहीं, वेनेजुएला में मौजूद क्यूबा के 32 सैन्य और खुफिया कर्मियों की भी इस रेड में जान चली गई। जैसे ही मादुरो के पकड़े जाने की खबर बाहर आई, दुनिया मानो 2 हिस्सों में बंट गई। इस एक घटना को समझाने के लिए 2 बिल्कुल अलग अलग कहानियां सामने आने लगी। एक ही घटना, लेकिन नजरिए 2। अमेरिका ने इसे एक कानूनी कार्रवाई बताया, जैसे किसी ड्रग्स तस्कर को पकड़ना हो। वहीं दुनिया के ज्यादातर देशों ने इसे एक संप्रभु राष्ट्र पर हमला और अपहरण माना। तो अमेरिका ने इसे कानूनी तौर पर कैसे सही ठहराया? ट्रंप प्रशासन का तर्क था कि ये राष्ट्रपति के संवैधानिक अधिकार के अंदर आता है, मतलब इस कार्रवाई के लिए उन्हें किसी बाहरी इजाजत की जरूरत नहीं थी। लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी संस्था यानी संयुक्त राष्ट्र इससे बिल्कुल सहमत नहीं थी। महासचिव गुटेरेस ने साफ शब्दों में अपनी चिंता जाहिर की और कहा कि इस रेड में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का सम्मान नहीं किया गया। यहीं से अमेरिका और बाकी दुनिया के बीच एक बड़ा टकराव शुरू हो गया। और ये टकराव सिर्फ अमेरिका और UN तक ही सीमित नहीं रहा। इस घटना ने पूरी दुनिया की कूटनीति पर असर डाला और देश बहुत तेजी से अपना अपना पाला चुनने लगे। ये बंटवारा बिल्कुल साफ था। चीन और रूस जैसे देशों ने इसकी जोरदार निंदा की। वहीं अर्जेंटीना और पैराग्वे जैसे कुछ पड़ोसी देशों ने अमेरिका का समर्थन किया। और फिर फ्रांस, जर्मनी, UK जैसी यूरोपीय ताकतें थीं, जिन्होंने चिंता तो जताई लेकिन सीधी निंदा करने से बचती रहीं। इस पूरी राजनीतिक खींचतान के बीच वेनेजुएला के अंदर के हालात को समझना भी जरूरी है। इस हमले से बहुत पहले से ही देश एक भयानक मानवीय संकट से गुजर रहा था। लगभग 79 लाख लोग यानी देश की 1/4 से ज्यादा आबादी को तुरंत मदद की जरूरत थी। तो फिर सवाल ये उठता है कि इस पूरी कार्रवाई के पीछे असली वजह क्या थी? कई जानकारों का मानना है कि इसका जवाब एक शब्द में छिपा है: तेल। वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल का भंडार है। हम बात कर रहे हैं 300 अरब बैरल्स की। जी हां, ये सऊदी अरब से भी ज्यादा है। और ये अकूत दौलत ही इस पूरे संघर्ष के केंद्र में थी। और इस आर्थिक मकसद को छिपाया भी नहीं गया। राष्ट्रपति ट्रंप ने खुद अपने शब्दों में साफ साफ बता दिया था कि उनका प्लान क्या है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी कंपनियां वहां जाकर तेल के इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करेंगी और फिर पैसा कमाएंगी। ये सिर्फ एक बयान नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक पूरा 3 स्टेप प्लान था। पहला कदम, अमेरिकी कंपनियां अरबों डॉलर का निवेश करेंगी। दूसरा, तेल उत्पादन को वापस पुराने स्तर पर लाएंगी। और तीसरा, तेल से होने वाली कमाई को अपने कब्जे में लेंगी ताकि पुराने नुकसान की भरपाई हो सके। इस चार्ट को देखिए, ये दिखाता है कि वेनेजुएला का तेल उत्पादन कितना गिर गया था। 1990 के दशक में जहां 35 लाख बैरल प्रतिदिन का उत्पादन होता था, वो रेड से ठीक पहले सिर्फ 10 लाख बैरल रह गया था। अमेरिकी प्लान का लक्ष्य इसे अगले 2 साल में 15 से 20 लाख बैरल तक पहुंचाना था। मादुरो को सत्ता से तो हटा दिया गया, लेकिन इसके बाद वेनेजुएला एक ऐसे अराजक और विरोधाभासी दौर में चला गया जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा मोड़ आता है। नेता को तो पकड़ लिया गया, लेकिन उनकी पार्टी और उनका पूरा सरकारी ढांचा, वो सब कुछ वैसा का वैसा ही बना रहा। इसे मादुरो के बिना मादुरिज्मो कहा गया। इस पूरी अमेरिकी कार्रवाई को समझने के लिए रियल पॉलिटिक्स शब्द बहुत जरूरी है।
इसका मतलब है कि ये कोई लोकतंत्र बचाने के लिए उठाया गया कदम नहीं था, बल्कि ये सीधे सीधे ताकत और संसाधनों के लिए की गई एक प्रैक्टिकल चाल थी। इस ऑपरेशन के बाद अमेरिका ने दुनिया को कई बड़े भू राजनीतिक संदेश दिए। इसने चीन को एक चेतावनी दी, अपनी सैन्य ताकत का प्रदर्शन किया और यहां तक कि ग्रीनलैंड को खरीदने की अपनी पुरानी बात भी दोहरा दी। और इस बात का सबसे बड़ा सबूत कि असल में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ, ये था कि मडुरो की अपनी ही उपराष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेज ने सत्ता संभाल ली। मतलब जो सरकार पहले थी वो लगभग वैसी ही बनी रही। और ये सब हमें एक बहुत बड़े और गंभीर सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। अगर एक देश कानून लागू करने के नाम पर किसी दूसरे देश की संप्रभुता को इस तरह तोड़ सकता है, तो फिर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भविष्य की सीमा रेखा क्या होगी? इस घटना का पूरी दुनिया की व्यवस्था पर लंबे समय तक क्या असर पड़ेगा?